हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में यानी कि अध्याय विद्युत पार्ट 5 में हम पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में समांतर क्रम संयोजन के लाभ। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली टॉपिक हमारा श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में समांतर क्रम संयोजन के लाभ। समांतर क्रम के लाभ जिसमें हमारा पहला होता है नंबर 1 कि श्रेणी क्रम में एक अवयव खराब होने पर पूरा परपथ टूट जाता है, जबकि समांतर क्रम में नहीं। पहला लाभ तो आपका ये होता है। दूसरा लाभ होता है आपका समांतर क्रम में अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा होती है। अलग अलग धारा की जरूरत होती है, जबकि श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता। तीसरा लाभ है इसका, समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होता है। तो ये हमारे तीनों लाभ है श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में समांतर क्रम संयोजन के, जिसमें पहला है कि श्रेणी क्रम में अगर एक अवयव खराब हो जाता है तो आपका पूरा परपथ टूट जाता है। दूसरा लाभ है कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है, जबकि श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता। और तीसरा लाभ होता है आपका समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान कम होता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है, जिसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमको जो ऊष्मा निकल रही है उसका मान निकालना है, तो इसमें लिखेंगे ऊर्जा बराबर
शक्ति इंटू समय। अब ऊर्जा को हम किसके रूप में लिख रहे हैं? ऊष्मा के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे हम H बराबर शक्ति के लिए लिखते हैं हम P इंटू समय के लिए लिखते हैं हम T। अब हम जानते हैं कि P बराबर VI होता है। जैसे हम P की जगह VI लिखेंगे तो ये हमारा सूत्र बनेगा इस प्रकार। अब हम जानते हैं ओम के नियम से कि V बराबर IR होता है। तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम IR। तो H बराबर IR इंटू IT। इस प्रकार आपका फॉर्मूला बनेगा H बराबर आई स्क्वायर RT। इस फॉर्मूले के सहायता से आप किसी भी तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम जिसमें सबसे पहला नंबर है इस नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं H समानुपाती आई स्क्वायर। दूसरी नंबर बात है इसमें कि उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं H समानुपाती R के। और तीसरा जो कथन है इसका कि उत्पन्न ऊष्मा उसमें लगने वाले समय के समानुपाती होती है। इसको ही हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इन तीनों कथनों से हमारा ऊष्मा का जो सूत्र बनता है यह बनता है H बराबर आई स्क्वायर RT। अब इसी सूत्र को हम बोलते हैं जूल का तापन नियम। इसी सूत्र को हम क्या बोलते हैं? जूल का तापन नियम। जिस पर आपके स्त्री विद्युत और हीटर आधारित हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि जूल के तापन नियम पर आधारित दो युक्तियों के नाम बताइए तो आप बता सकते हैं। पहला है विद्युत इस्त्री जिसे प्रेस बोलते हैं, दूसरा है विद्युत हीटर। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। पहले आप इसको नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद इसी में जूल के तापन नियम में
किसी बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि नंबर 1, किसी भी बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को हम W से लिखते हैं। एक तत्व होता है जिसका प्रतीक होता है W। अब इसमें क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। उच्च कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। इसका गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, यह आसानी से उपचयित नहीं होता। तो इन दो बातों का ध्यान रखें कि किसी भी बल्ब का तंतु टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। दूसरा, ये आसानी से उपचयित नहीं होता। बल्ब में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। जिससे कि तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप बता सकते हैं कि बल्ब के अंदर या तो अक्रिय नाइट्रोजन भरी जाएगी। अक्रिय नाइट्रोजन का मतलब ऐसी नाइट्रोजन जो किसी के साथ भी अभिक्रिया ना करे, या फिर आर्गन गैस भरी जाती है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि हमारे बल्ब के जो अंदर जो तंतु होता है उसकी आयु में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब ज्यादा दिनों तक चलता रहता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम शक्ति। इसके बाद है हमारा टॉपिक शक्ति। ऊर्जा के प्रवाह की दर शक्ति कहलाती है। ऊर्जा के प्रवाह की दर शक्ति कहलाती है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं P बराबर ऊर्जा मतलब कार्य, तो W या ऊर्जा लिख दीजिए आप। ऊर्जा बटे समय, प्रवाह की दर मतलब समय। एक सूत्र तो आपको शक्ति का ये मिल जाता है। अगर दूसरे सूत्र की बात करें तो P बराबर VI होता है, अभी मैंने आपको बताया था। अब V की जगह हम लिखना चाहे तो V बराबर IR भी होता है, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार P बराबर IR इंटू आई। तो इस प्रकार जैसे ही हम V की जगह IR लिखते हैं तो IR इंटू आई, तो हमारा एक और सूत्र मिल जाता है हमें शक्ति का, I स्क्वायर R। अब हम I की जगह क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R। तो I का स्क्वायर है तो V अपॉन R का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार शक्ति का हमें अगला सूत्र मिलेगा P बराबर V स्क्वायर R। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास शक्ति के 3 सूत्र हैं। एक तो कौन सा भी लगा सकते हैं, जैसे कि P बराबर VI, इसके बराबर है आपका I स्क्वायर R, इसके बराबर है आपका V स्क्वायर R। तो इन तीनों सूत्रों को आपको याद रखना है, जो कि शक्ति के सूत्र हैं, जिन्हें अलग अलग कंडीशन में लगाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए
आपको किसी का विभव दे दी और धारा दे दी, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। अब मान लीजिए आपको धारा दे दी और प्रतिरोध दे दिया, तब आपको यह सूत्र लगाना है। आपको धारा न दे के विभव और प्रतिरोध दे दिया, तब ये वाला सूत्र लगाना है। इसके बाद है शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जिसे W से लिखते हैं। अगर हम बात करें एक वाट शक्ति की परिभाषा, एक वाट शक्ति की परिभाषा, तो हम लिख सकते हैं कि यदि किसी तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा 1 एम्पीयर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर के साथ 1 वोल्ट विभवांतर के साथ प्रवाहित होती है, तो प्राप्त शक्ति 1 वाट होगी। प्राप्त शक्ति 1 वाट होगी। जैसे कि 1 वाट अगर हम निकालना चाहते हैं तो P बराबर VI से निकाल सकते हैं। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो हमें मिल जाएगा 1 वाट। अगर हम शक्ति के व्यवहारिक मात्रक की बात करें तो व्यवहारिक मात्रक, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है किलो वाट घंटा, जिसे लिखते हैं kWh। और 1 kWh को हम बोलते हैं, 1 kWh को बोलते हैं हम एक यूनिट। 1 kWh को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। अब हम 1 kWh का मान अगर जूल में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे कि 1 kWh बराबर 1 की जगह 1। अब हम जानते हैं कि 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, इंटू वाट की जगह वाट रखो आप। अब हम जानते हैं कि इसको ग्राम में लिया तो हमें इसको घंटे को सेकंड में लेना है, और सेकंड में लेंगे तो 1 घंटे में कितनी सेकंड? 3600 सेकंड। अब आप देख सकते हैं कि 3 जीरो ये और 2 जीरो ये कितनी बन जाएंगी? 36 इंटू 5, यानी मैं इन जीरो को, शून्य को घातों के रूप में चढ़ा दूं। अगर आप इसको मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसको हम 36 कोण इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ कि 36.0। अब मुझे इस पॉइंट को इधर लाना है, तो मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को 1 अंक इधर लिया, तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट को या दशमलव को लेफ्ट शिफ्ट करने पर 1 घात प्लस में बढ़ जाती है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की घात 6, और मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। तो आप देख सकते हैं कि 1 kWh का मान जूल में होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।